Hi Roshan, welcome to EduTap. And first of all, many congratulations for your selection in your UPSC EPFO exam. So, Roshan, as I got to know that you have secured 369 rank, right? अच्छा, जी सर। जी, सो रोशन बहुत बहुत बधाई आपको। और थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सिलेक्शन के बाद भी अपनी सेवाएं जो देंगे वो इतनी ही ईमानदारी से देंगे जितनी ईमानदारी से आपने अपने जो है वो प्रिपरेशन करी थी। तो थैंक यू। रोशन, आज का जो ये हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम ओके आपके सर। बारे में जो है वो जानेंगे, आपने किस तरह से तैयारी करी, क्या आपने चैलेंजेस फेस करे, ठीक है। और साथ में आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, उनको आप क्या सजेशन जो है वो देना चाहेंगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो उनके साथ आप साझा करने चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे, वो सब चीज़ें जो है वो आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रोशन, सबसे पहले जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं थैंक आपको यू ये सो मच बताना सर। चाहूंगा कि रोशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या किया है, और अ, तैयारी करना कब आपने जो है वो स्टार्ट करा था। सर पहले तो एजुटेक को बहुत बहुत थैंक यू, आपको भी थैंक यू। थैंक यू स्टार्टिंग सो से जब मच। से मैंने इंटरव्यू की जर्नी स्टार्ट की थी, और 2020 में भी जब मैंने पेपर दिया था और 2023 में जब पेपर दिया था, तो इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और थैंक यू सर मेरा रोशन। ग्रेजुएशन जो है सर, मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा करके एक जगह है जहाँ पे हम्म। एक छोटा सा गाँव है कुंडरदवामी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं पे हुई है, 5th क्लास तक के। और 5th क्लास तक केवल मेरा मराठी मीडियम रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है तो मराठी मीडियम भी रहा है। उसके बाद फिर मैंने बीएससी किया है, प्लेन बीएससी, जिसमें प्लेन बीएससी नहीं, मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस था मेरा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसके बाद मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स में, और एमए भी किया है, और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ओके। ये सर जो जर्नी है बहुत लॉन्ग है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने की, ग्रेजुएशन और पीजी, एमएससी, सर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा जैसे जैसे आप पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसे बीएससी एमएससी करी है, ठीक है, उसके जी। बाद अभी आप पीएचडी कर रहे हैं। तो आप जी पीएचडी कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं। सर मैं पीएचडी हिस्ट्री से कर रहा हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन और पीजी जो है वो मैथमेटिक्स से है। मैंने एमए ठीक है। किया है इग्नू से। ठीक है। तो आपने तैयारी कौन से साल में जो है वो शुरू करी थी। सर मेरा ग्रेजुएशन तो बहुत पहले हो गया था, 2013 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। हम्म। सर लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी नहीं कि मैं तुरंत स्टडी स्टार्ट कर सकूँ। बचपन सपना तो बचपन से था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन सर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था और ना गाइडेंस मिल पा रही थी। मेन चीज़ सर इस, अगर जर्नी में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो गाइडेंस की है। जी। तो गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए मैंने 2013 में मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद भी मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने एमएससी कर लिया, और कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी थी, जैसे दीदी की शादी थी, उसको पूरा किया। कुछ जिम्मेदारी थी, भाई का एडमिशन करना था, उसको कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मुझे लगा, और हाँ सर एक मिथ और भी था कि नहीं, मतलब कोचिंग, सब जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे सबका ऐसे लगता था कि जस्ट कोचिंग अगर करेंगे हम किसी बड़े शहर में जाके, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ये एक मिथ दिमाग में बैठा होता है, और ऐसे ही मतलब सबसे सुना भी था। तो सर मैं भोपाल आ गया। भोपाल में मैंने एक स्कूल में एज ए मैथ्स टीचर के रूप में पढ़ाया भी, और साथ में मैंने तैयारी स्टार्ट की, लेकिन तब तैयारी हो नहीं पाई सर, क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ता था स्कूल में और होम ट्यूशन में। तो 2016 तक के तो मैंने अपना काम ही किया, जॉब ही की। 2017 के लास्ट से मैंने कोचिंग मतलब तैयारी स्टार्ट की। ठीक है। तो 2017 में आपने तैयारी करना शुरू किया, राइट। एंड जी। नाउ इट्स 2025। जी ठीक है। भाई। तो एक बहुत लंबा गैप है, जी राइट। सर। तो इस बीच में आपने और कौन से एग्जाम्स आपने दिए, कौन से एग्जाम्स जो है वो आपने साथ में क्लियर किए, ठीक है, क्रैक किए। और इस बीच ये जो 7-8 साल का जो ये गैप है, इसको आपने किस तरह से यूटिलाइज किया। सर मैं 2013 से ही बताना चाहूँगा। जी। 2013 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो उसके हम्म। बाद पहली चुनौती थी कि अब पांडुपना जैसे छोटी सी जगह में रहा जाए या फिर बड़ी जगह जाके तैयारी भी की जाए साथ में। क्योंकि सर दिमाग में एक था कि हम घर पे रह के तो नहीं कर सकते। और सर एक चीज़ और भी थी कि बिल्कुल। उस टाइम पे जितना भी ऑनलाइन सिस्टम है, उस टाइम पे नहीं था उतना। उतना नेट नहीं था। और मेरे गांव में तो सर अभी भी नेट नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ आज भी नहीं है। तो सर मैं भोपाल आया। भोपाल आने के बाद फिर मैंने एक फाइनेंशियल कंडीशन को फुलफिल करने के लिए एक स्कूल में जॉब की, और साथ में होम ट्यूशन भी लिए। उस दौरान तो मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन जब एमपी गवर्नमेंट की स्कीम आई, कि एमपी गवर्नमेंट में स्कीम ये होती है कि
वो कुछ छात्रों को, अगर उनके परसेंटेज अच्छे हैं, उनके एक पेपर लेते हैं और उनको दिल्ली भेजते हैं ताकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सके। तो मैं भी उसमें लाभान्वित हुआ और मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली में मैंने 2 साल तैयारी की। 2017, 18 और 19 के स्टार्टिंग में वापस भोपाल आया। लेकिन जब भोपाल आया तो वापस से कंडीशन वही थी, फाइनेंशियल कंडीशन। क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ 1 साल के लिए पैसा देती है किसी भी चीज़ के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ वापस से होम ट्यूशन स्टार्ट करते। तो होम ट्यूशन मैंने वापस से 2019 में वापस होम ट्यूशन स्टार्ट किया और साथ में तैयारी भी कंटिन्यू रखी। सर मैं प्रीलिम्स देते गया। 2-3 प्रीलिम्स जब मेरे अटेम्प्ट हो गए तो मुझे समझ में आया कि मेरा कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। क्योंकि और सर इसका एक मेन रीज़न ये भी था कि मैं वर्किंग भी था। वर्किंग इन द सेंस कि होम ट्यूशन लेना, सर होम ट्यूशन लेना भी एक वर्किंग जैसा ही है, क्योंकि मैं 2 बजे जाता था और शाम में 9 बजे वापस आता था। इस बीच में ना मेरे पास मोटरसाइकिल थी। तो लगभग मैं डेली 4 से 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर ये पैदल ही मतलब होम ट्यूशन लेने जाता था और आप पैदल ही आता था। तो सर इस बीच में फिर मुझे लगा कि अब कुछ तो स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए, क्योंकि हो नहीं रहा था, प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। फिर 2020 में ईपीएफओ का एग्ज़ाम आया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक इसको भी देके देखते हैं ईपीएफओ के एग्ज़ाम को, क्योंकि ये भी सेम यूपीएससी करवाता है। साथ ही में सर मैंने इस बीच में मैंने एक एमए हिस्ट्री में कर लिया, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स में एमएससी था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसमें सीएसआईआर मेरा हुआ नहीं था। तो मैंने लगा कि नेट की भी एग्ज़ाम होती है यूजीसी द्वारा, और मेरा सर ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मैंने लगा हिस्ट्री हम्म। में अपन एमए कर लेते हैं। तो सर मैंने कोरोना में, जब कोरोना आया था, तो मेरा एमए हिस्ट्री में कंप्लीट हो गया और साथ ही मेरा बीएड भी कंप्लीट हो गया। सर इसी बीच में मैंने नेट की तैयारी की थी। तो नेट मेरा पहली बार में ही मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। और सर सेकंड बार में मुझे फेलोशिप मिल गई। फेलोशिप मिलने के बाद सबसे अच्छा ये रहा कि फाइनेंशियल कंडीशन, अब मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, अब फाइनेंशियल कंडीशन तो दूर हो ही जाएगी। हालांकि मैं इस बीच में बहुत देर हो चुकी थी मुझे, और फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, लेकिन अपने को हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए मैंने तैयारी स्टार्ट रखी। सर 2022 के लास्ट में मैंने पीएचडी में एडमिशन इनरोल कर लिया, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हम्म। इंदौर में। और अभी वर्तमान हम्म। में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। हम्म। सर चलिए, इस बहुत बीच बढ़िया। में दो सर इस बीच में दो जॉब और लगी थी मुझे। एक एमपी हम्म। एमपी में ही टीचिंग में, वर्ग 3 में जॉब लग गई थी टीचिंग में। हम्म। और सर अभी 2022 में ही 2022 के एग्जाम में और 2023 में सिलेक्शन हुआ। सर पटवारी एक पोस्ट होती है एमपी गवर्नमेंट में, तो पटवारी में मेरा सिलेक्शन हो गया और अभी वर्तमान में पटवारी भी हूँ। ओके, तो आप अभी जॉब भी कर रहे हैं, साथ में आप पीएचडी भी परसू कर रहे हैं, राइट? जी सर। चलो बढ़िया। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने ईपीएफओ का 2020 में भी दिया, राइट? उसके बाद आपने 2023 में दोबारा से ईपीएफओ का दिया, लेकिन आउट 2025, तो ये 1.5 साल का जो गैप था, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू आने में बहुत टाइम लग गया, तो ये 1.5 साल का गैप आपने किस तरह से मैनेज किया? सर क्योंकि सबसे बहुत सारे मुश्किल इस टाइम बच्चों को बहुत स्ट्रेस आता है, क्योंकि कभी भी इंटरव्यू की डेट आ सकती थी, है ना? तो जी सर। आप इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे फोकस, या फिर आप अदर एग्जाम्स भी साथ साथ दे रहे थे, उनकी तैयारी कर रहे थे? सर यूपीएससी ने जितने जल्दी एग्ज़ाम लेके उसका रिजल्ट दिया था, 2 जुलाई को एग्ज़ाम था। और 19 जुलाई को उन्होंने रिजल्ट दे दिया, 19 जुलाई 2023। हम्म। तो लगा कि जल्दी से ये डैप भरवा के इंटरव्यू ले लेंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो सिस्टम है उस हिसाब से ऐसा लग रहा था। सितंबर में उन्होंने डैप भी भरवा लिया। डैप फिल हम्म। करने का लगा कि अब इंटरव्यू होगा। तो सर मेरा 2023 में मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया था। इवन मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे, लेकिन सीसैट में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेरा जीएस में अच्छा स्कोर था, 88 स्कोर था। और जनरल कट ऑफ जो 74 ही गया था। इसी के हम्म। कारण मेरा ईपीएफओ का सिलेक्शन भी इसी कारण हुआ था, इसी एग्जाम के कारण हुआ था सर। उसके बाद लगा कि अब इंटरव्यू हो जाएंगे, तो हमने ग्रुप सर्च किया कि कौन इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा है। तो अच्छा। 2-3 इंस्टीट्यूट के नाम आए, तो सबसे पहले आप ही के इंस्टीट्यूट का नाम है, एडुटेक का। तो सर सबसे पहला अगर मैंने मॉक दिया, जो लास्ट ईयर मतलब 2023 में दिया था, वो एडुटेक में दिया था। सबसे पहले ऑनलाइन मॉक दिया था। ओके। उसमें ब्रिगेडियर सर बैठे थे, एक और 2 मेंबर, 3 मेंबर ले लिया था मॉक। और सर कुलदीप सर ने बहुत अच्छा गाइड किया था उस टाइम पे, 2023 में जब मेरा मॉक दिया था मैंने, उसके बाद कुलदीप सर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया था कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो एक मेरा ये प्लस पॉइंट रहा। बट सर फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतते गया, दिवाली आ गई, 2024 स्टार्ट हो गया, तो कुछ हम्म। पता ही नहीं चला कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा।
तो फिर सर मैंने वापस से फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने पीएचडी पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही जो अपना सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स था 2024 का, उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच में सर मेरा पटवारी का रिजल्ट आ गया, पटवारी में मेरा सिलेक्शन हो गया। बट मैंने मैंने कोशिश की कि उसमें एक्सटेंशन मिल जाए, तो लकीली मुझे 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। दो मार्च 2024 में मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन मैंने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया। सर 2024 के लास्ट लास्ट आते आते जब पता चला कि अब इंटरव्यू हो गए, तो इसी बीच में सर ग्रुप में भी टेलीग्राम ग्रुप बनाया था एडुटेक में। सबसे अगर ज़्यादा थैंक यू अगर मैं बोलूँगा एडुटेक के लिए, तो वो टेलीग्राम ग्रुप बनाया था सर आप लोगों ने। टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया उसमें हम सब लोग मिले। उसमें फिर मैंने पूछा कि इंदौर से कोई बिलोंग करता है कि मैं, मतलब क्योंकि सर ऑल इंडिया एग्जाम है, तो पता भी नहीं था बिल्कुल। कि कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ। तो सर इसमें दो तीन लोग मुझे मिले। एक भोपाल से एक फ्रेंड मिला, और एक इंदौर से एक फ्रेंड मिली, शिवालिका करके नाम है। तो सर शिवालिका और मैंने फिर इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की। हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब इंटरव्यू तो डिले हो रहा है, लेकिन हम तैयारी तो हम अपनी रखते हैं, ताकि कभी भी अगर इंटरव्यू हो तो हम एटलीस्ट तैयार रहे। तो हमने सर डेली एक दूसरे का मॉक लेना, एक दूसरे का मॉक लेना, साथ में करंट अफेयर्स डिस्कस करना, टॉपिक डिस्कस करना। तो ऐसे करके चलते गया। लेकिन सर ये भी चीजें बहुत देर तक के काम नहीं आई, क्योंकि सर टाइम इतना गुजर गया था ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि हम एग्जाम क्वालिफाई किए भी नहीं किए। तो सर ऐसे स्ट्रेसफुल रहा। फिर फाइनली जब डेट आई, तो सर उसके बाद फिर सारी चीजें ठीक हुई। चलिए ग्रेट। तो देखिए, जैसे आपने 2-3 साल पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी की, उसके बाद जाके आपने ईपीएफओ का एग्जाम, यानी कि आपने कोई अदर एग्जाम्स के बारे में सोचा। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनको साइड बाय साइड अपना प्लान भी परसू करना चाहिए या नहीं? सर प्लान भी परस्यू करने के लिए अगर मैं मना करूंगा, तो ये मतलब सर मेरे हिसाब से प्लान भी परस्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली फैक्ट के ऊपर जाऊंगा। सर नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम यूपीएससी में देखें तो 1000 के आसपास होती है। जी। और अगर सीरियस एस्पिरेंट भी देखें तो 50,000 तो सीरियस होते ही है। वन हम्म। सिर्फ 50,000 से ज्यादा होते हैं, लेकिन अपन 50,000 भी अगर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो सर इन इतने लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ग्रेजुएशन के बाद हम इग्नू जैसे संस्थानों से साथ में एमए या जो भी आपको मास्टर्स करने हैं उसमें कर लेना चाहिए। एक आध मास्टर या एक दो मास्टर्स कर लेने चाहिए। और जो भी आपका अगर साथ में प्लान बी में आपने जो भी सोच के रखे हैं, जैसे मैंने सोचा था कि अगर मैं, जैसे मेरा टीचिंग हॉबी भी है, और मैंने सोचा था कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है सिविल सर्विसेज में, तो मैं एज अ टीचिंग मेरा करियर करियर जो है आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने उसके लिए काम भी किया। मेरा नेट भी है, फेलोशिप भी मिल गई। और सर एक फाइनेंशियल जो कंडीशन है, क्योंकि बहुत टाइम तक के अगर आप घर से पैसे नहीं ले सकते हो, और अगर बिल्कुल। कंडीशन अच्छी है घर की, तो इट्स ओके। बट मेरी कंडीशन जहाँ तक थी, तो मैं तो 2013 से ही घर से लेना, सर पैसे लेना बंद कर दिया था। तो मुझे तो दोनों साइड सोचना था कि मुझे एक तो सर्वाइव भी करना है और साथ में तैयारी भी करनी है। तो सर मैंने एमए कर लिया, और सर पीएचडी करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ मुझे, क्योंकि सर एक बहुत डिसेंट अमाउंट देते हैं पीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट। तो सर उससे मेरा काम चल गया। तो सर मुझे लगता है कि प्लान भी होना चाहिए। चलिए। तो रोशन, क्या रोल रहा सोशल मीडिया का आपके प्रिपरेशन के ऊपर? क्या आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं? अगर करते हैं तो उसका रोल आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं आपको, तो उसके लिए आपका क्या रोल जो है वो सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा प्ले किया है? जी सर। सर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सर जब कोविड आया, तो कोविड के बाद पूरी दुनिया जब अपने अपने कमरों में बंद हो गई थी, तब सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है, उसी के कारण हम आज जितना भी पढ़ पा रहे हैं। जैसे हमारा कम्युनिकेशन भी हो रहा है अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। मैंने भी जब एडुटेक के बारे में पहली बार सुना था, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही सुना था। क्या? तो सर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का यूज लेकिन वाइज करना चाहिए, कि हमें कैसे यूज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी भी मेरा सर फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, हम्म। मेरा इंस्टा में भी अकाउंट नहीं है। मैं व्हाट्सअप यूज करता हूँ। और मैं पहले एग्जाम के टाइम पे व्हाट्सअप जो है वो बंद कर देता था। मुझे लगता था कि व्हाट्सएप से अगर ज़्यादा कुछ अगर अगर हम बातें चैटिंग ज़्यादा हो रही है, तो मैं सर व्हाट्सएप को डिस्कनेक्ट कर देता था उस टाइम के लिए। सर सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल प्ले किया तो वो टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब। सर यूट्यूब पे अगर हम कोई अगर तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी प्रिपरेशन की करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब एक सफिशियंट, अगर यूट्यूब से अगर हम बहुत अच्छे से तैयारी करें, तो यूट्यूब से भी हम तैयारी कर सकते हैं सर।
तो सोशल मीडिया जरूरी है, लेकिन उसका वाइज यूज करना चाहिए सर। तो रोशन, जैसे कि आपकी अगर हम बात करें, देखो 2013 में आपकी ग्रेजुएशन हुई और लगभग 12 साल का ये जो स्ट्रेस था, लंबा स्ट्रेस था, है ना। हम्म, ऑब्वियसली आप तैयारी कर रहे थे, बेशक आप कुछ अमाउंट कमा भी रहे थे, लेकिन फिर भी हम्म, एक स्टूडेंट की जो आपकी डिजायर थी, जो आपकी एम थी, है ना, उसके लिए 12 साल का समय जो है ये बहुत बड़ा समय होता है, राइट। तो इस दौरान आपने काफी मतलब डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, स्ट्रेस, हम्म, डिप्रेशन वाली चीजें भी आपने फेस करी होंगी। तो आज के टाइम पे यस सर। जैसे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद वो गिव अप कर देते हैं, राइट। या फिर वो हम्म। मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है वो अफेक्ट ना होने दें। सर मुझे लगता है कि अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए हमें, जिससे इन जो डिप्रेशन है, एंजाइटी, इन चीज़ों से दूर रहा जा सके। जैसे सर, दोस्तों का अच्छा ग्रुप रहना चाहिए सर। मेरे पास दोस्तों का बहुत अच्छा ग्रुप है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाना चाहिए, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। ये तो बहुत कारगर साबित होती है सर, योगा मेडिटेशन। वो सर कितना भी लगे हमें कि योगा मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, बट सर बहुत कारगर होती है ये चीज़ें। हम्म। सेकंड चीज सर मैं बोलूंगा कि जैसे आपका जो सर्कल है, सर्कल बहुत डिपेंड करता है कि आप किस वे में जाना चाह रहे हैं। सर मैंने जब दिल्ली में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब भी मेरे पास बहुत अच्छा ग्रुप था फ्रेंड्स का। और अभी मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में मेरा 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 बहुत अच्छा ग्रुप है प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे कभी एंजाइटी जैसे फील हुआ ही नहीं। हाँ, मुझे टाइम बहुत लग गया। टाइम लगने का कारण ये था कि गाइडेंस नहीं मिल पाई मुझे प्रॉपर। तो गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है। तो अगर मैं, देखो रोशन, आपने जैसे बहुत सी चीज़ें बताई हैं ना, जो बहुत सी यूज़फुल चीज़ें आपने शेयर करी हैं। अ, अगर ईपीएफओ की ही जनरली अगर मैं आपसे बात करूं, राइट, तो ईपीएफओ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जैसे आईआर है, लेबर लॉ है, राइट, अकाउंट्स हैं। हम्म, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी फील्ड के नहीं हैं, या जो आप सिविल हम्म, सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसके रिलेशन में नहीं है। इन सब्जेक्ट्स को हम्म। आपने किस तरह से जो है वो पढ़ा, किस तरह से मैनेज करा अलॉन्ग विद योर यूपीएससी स्टडीज एज वेल, राइट, या अदर टीचिंग एग्जाम्स एज वेल, या अलॉन्ग विद योर जॉब एंड पीएचडी, राइट। तो इनको आपने किस तरह से जो है वो साथ में मैनेज करा। जी सर। सर 2020 में जब एग्जाम आया था यूपीएफओ का, तो उस टाइम पे सबसे पहले मुझे पता चला कि अच्छा, इसका सिलेबस ऐसा होता है। लेकिन सर एक अच्छी बात थी कि इसका लगभग सिलेबस यूपीएससी के प्रीलिम्स, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है, उसके सिलेबस के उसके जो सिलेबस उसको ओवरलैप करता है। अदर जो टॉपिक्स आते हैं वो सिर्फ एक अकाउंटिंग है और लेबर लॉज है। हम्म। और सर अगर इकोनॉमिक्स में अगर हम पढ़ते तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा लेबर लॉज हमें वैसे भी पढ़ना होता है बिल्कुल। सिविल सर्विसेज के लिए। तो सर 2020 में मैंने, क्योंकि 2020 में सर ईपीएफ जो यूपीएससी का एग्जाम कोविड के कारण डिले हो गया था। अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, नॉर्मली जून में होता था, लेकिन अक्टूबर में एग्जाम हुआ था। तो वो जो 2-3 महीने मुझे मिले थे, 2020 की बात कर रहा हूँ सर मैं। उस टाइम में मैंने लेबर लॉज और अकाउंटिंग ये सर ऑनलाइन पढ़ लिया था, ताकि मुझे आगे दिक्कत ना जाए। तो ये सर मैंने ऑनलाइन उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे वैसे भी कुछ काम नहीं था, तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने उस टाइम पे कर लिए थे। लेकिन सर 2020 में मेरा ना तो प्रीलिम्स हुआ यूपीएससी का, ना ही सर ईपीएफओ में भी मेरा नहीं हुआ। फिर मैं कंटिन्यू वापस यूपीएससी की जर्नी में लग गया। 2023 में जब फॉर्म आया, तो सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रीलिम्स जो था, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स था वो मई मंथ में था। और जुलाई के सेकेंड जुलाई को ईपीएफओ का एग्जाम था। तो मैंने लगा कि चलो ठीक है, दोनों एग्जाम को हम साथ में लेके चलते हैं। पूरा ध्यान मैं यूपीएससी प्रीलिम्स पे ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो पोर्शन है, जो लेबर लॉज वाला और अकाउंटिंग वाला पोर्शन है, वो मैं एक मंथ मुझे मिलेगा, जून पूरा मिल रहा था मुझे, तो मतलब वो जून में मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो सर मैंने यूपीएससी की तैयारी की नॉर्मली प्रीलिम्स की। लेकिन सर जो एक मंथ मुझे मिला, उस टाइम पे मैंने पूरा जो मैंने 2020 में जो मैंने नोट्स बना के रखे थे, उसको भी रिवाइज किया। साथ में जैसे एडुटैप के कुछ लेक्चर्स देखे मैंने यूट्यूब पे। सर मैंने सारी चीजें यूट्यूब से ही मतलब देखी थी उस टाइम पे। 2023 में जब एक मंथ, क्योंकि एक ही मंथ का टाइम था, तो मैंने बोला कोचिंग करने से कोई मतलब नहीं अभी। तो मैंने जितने भी यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स थे, या फिर और भी एक दो इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स थे, उन लेक्चर्स को देखा। और सर उसमें सबसे मेन चीज़ है, मैंने पहले पीवाईक्यू देखे। सर मृणाल सर ने एक पीवाईक्यू की एक पूरी बुकलेट डाली थी उस टाइम पे। तो मैंने उस पीडीएफ को ऑब्जर्व किया कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। तो सर मैंने हम्म। देखा कि जो जैसे मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, या फिर यस। सर और मतलब 2-3 चीजें ऐसी थी कॉमन, जो
बहुत बार बार पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। एक कंप्यूटर भी सब्जेक्ट था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछते, और वो अगर क्वेश्चंस पूछते भी हैं तो उतना नहीं बन पाते हैं। और सर जो सी सेट था, तो सी सेट में सर नॉर्मल मतलब इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने लगा कि इसको हम कर लेंगे। तो बिल्कुल। सर ऐसी मेरी तैयारी थी इसके लिए। चलिए, तो रोशन, जैसे कि आपने इतनी चीज़ें बताई हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो देखेंगे, जाते जाते मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा, अगर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूं तो गुरु मंत्र या ट्रिक या टिप्स, आप नए एस्पिरेंट्स को जो कि तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कॉलेज पास आउट हैं या कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उनको आप ऐसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो देना चाहेंगे सो दैट कि वो अपनी तैयारी और इफेक्टिवली करें और कम समय में जो है वो कोई ना कोई अपना एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लें। तो उनके लिए ऐसा आपकी तरफ से क्या ऐसा ट्रिप है, ट्रिक्स है या फिर कोई ऐसा गुरु मंत्र है जो कि आप बताना चाहेंगे? हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना लक्ष्य डिसाइड करना है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। और लक्ष्य के आसपास जो चीज़ें हमें दिखती है, लक्ष्य को फुलफिल करने के लिए हमें जो जो चीज़ें करनी पड़ रही है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया का यूज़ कम करना चाहिए। साथ ही हमें अगर डेडिकेशन, सर अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी क्वालिफाई हो रहा है तो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक अच्छा इंसान तो बना ही देगी। हम्म। डेफिनेटली ये उसमें रोल प्ले करेगा। आप एक समाज के बेहतर नागरिक बनेंगे। तो कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी के बाद आपका डेडिकेशन भी जरूरी है सर। और दोस्तों का सर सहयोग बहुत अच्छा है। जैसे मैं जब 2016 2017 में जो दिल्ली गया था, तो उस टाइम पे मुझे दो दो जो मुझे दोस्त मिले थे वो आज तक मेरे साथ हैं। उसी टाइम में मुझे पहली बार प्यार भी हुआ, मोहब्बत भी हुई, सारी चीजें हुई। वो सभी लोग आज मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अ, और हमने डिसाइड किया था, क्योंकि आज की जनरेशन में देखा जाता है ना कि लोग प्यार मोहब्बत में भी रह जाते हैं, फिर उसी चीज हम्म। में लगे रहते हैं। लेकिन सर उसमें भी पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। उसमें अप्रोच ये होना चाहिए कि चलो ठीक है, हम ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन अपने जो लक्ष्य है उसको नहीं भूलेंगे। और सर इस मैं इसके लिए सर बहुत मतलब खुशकिस्मत मानकर खुद को, कि सर आज हम दोनों, मैं और मैं जैसे प्रेम प्रेम करता हूँ सर, हम दोनों एक अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। हमने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, अलग अलग शहरों में रहे, हमने कांटेक्ट बहुत कम बातें की। और सर दोस्तों का सर रोल ये है कि सर मेरे जीवन में दोस्तों का इतना इंपॉर्टेंस है कि सर आज जो मेरे पास जो बाइक है वो भी दोस्त की दी हुई है। मैंने उसका पेमेंट भी नहीं किया उसको अभी तक के। सर दोस्तों ने उस टाइम पे मेरी फीस भरी, जो जिस टाइम पे मुझे मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, उस टाइम में मेरी हेल्प की। अभी भी मेरे दोस्त हेल्प करते हैं, क्योंकि सर पीएचडी में बहुत अच्छा अमाउंट मिलता था और यहाँ पे बहुत कम अमाउंट मिल रहा है पटवारी में। तो सर अभी भी दोस्त मुझे हेल्प करते हैं। तो सर दोस्तों का सहयोग, और सबसे मेन चीज़ सर जो अपने मम्मी पापा है। क्योंकि सर हम पढ़ाई कितनी भी करें, मेहनत कितनी भी करें, अगर हम हमारे लक्ष्य के प्रति अगर गंभीर नहीं है, और अगर हम हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर उनका सम्मान नहीं करते, सर उनका आशीर्वाद बहुत काम में आता है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा, तो ही हम ये जो जंग है वो जीत पाएंगे। तो सर ये जो मिक्स जो चीज़ों का है, जैसे दोस्तों का साथ हो गया, बड़ों का आशीर्वाद हो गया, और आपका डेडिकेशन और आपकी मेहनत, सर मुझे लगता है कि इतना अगर चीज़ें आपके साथ है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। ग्रेट, ग्रेट। सो रोशन, इट्स रियली नाइस टू टॉकिंग विद यू एंड आपकी स्टोरी बहुत ही जो है इम्प्रेसिव है, बहुत ही जो है वो मोटिवेटेड है, जो कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि कम रिसोर्सेज में भी और कम फाइनेंशियल कंडीशन लो होने के बावजूद भी आप बहुत आगे जो है वो जा सकते हैं और अपनी मेहनत के दम पर जो है वो आप एक चमकता हुआ सितारा बन सकते हैं। तो वही चीज़ जो है वो आपने करी है और बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने जो है वो फाइनली अपनी जो मेहनत है उसके दम पर एक रैंक हासिल किया और एक क्लास वन ऑफिसर बनकर जो है वो आप उभरे हैं। आने वाले जो भी आपके ईयर्स रहेंगे, चाहे सर्विसेज के हैं, चाहे आप कोई और एग्जाम्स की फर्दर प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी रहेंगी। एंड मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपनी सर्विसेज को भी जो है वो इतने ही अच्छे से पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव वे के साथ जो है वो आप उसको करें और उसको फुलफिल करें और बहुत ही आगे जो है वो आप जाएं। तो विश यू थैंक वेरी यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन रोशन। सो इट्स नाइस थैंक यू सो टॉकिंग टू यू, मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।